हेलो दोस्तों, आपका इम्प्रूव लर्निंग विद आदित्य चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज है 24 जुलाई। तो 24 जुलाई से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन हैं वो मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूँ। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो आप उसे लाइक ज़रूर किया कीजिए। इसके अलावा दोस्तों मैं इस चैनल पे जीएस से रिलेटेड और भी दूसरे टॉपिक्स की वीडियो को कवर करता हूं। साथ ही साथ दोस्तों रोज़ शाम के समय मैं इस पे टेट सीटेट से रिलेटेड टॉप 20 क्वेश्चंस की सीरीज भी लेके आता हूं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे आपके आगामी एग्जाम के लिए आपको अधिक से अधिक सहायता मिल सके। चलिए हम आज के पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है कि अभी कोविड-19 के कारण किस प्रतिष्ठित पुरस्कार समारोह को रद्द करने का फैसला किया गया है। तो दोस्तों अभी कोविड-19 के कारण नोबेल शांति पुरस्कार को जो समारोह होने वाला था उसे रद्द करने का फैसला किया गया है। सबसे पहले हम इस नोबेल पुरस्कार के बारे में दोस्तों जान लेते हैं। तो दोस्तों यह पुरस्कार नोबेल फाउंडेशन द्वारा स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में 1901 से प्रारंभ किया गया। दोस्तों यह पुरस्कार शांति, साहित्य, भौतिक, रसायन, चिकित्सा विज्ञान और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में सर्वोच्च कार्य करने वाले लोगों को दिया जाता है। दोस्तों अल्फ्रेड नोबेल को आप जानते होंगे कि ये डायनामाइट के आविष्कारक थे। साथ ही साथ इन्होंने अन्य दूसरे आविष्कार भी किए थे। दोस्तों मरने से पहले इनकी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा एक ट्रस्ट के लिए सुरक्षित रख दिया गया था, और इनकी इच्छा से इस पैसे के ब्याज से हर साल उन लोगों को सम्मानित किया जाता है जो मानव जाति के लिए कल्याणकारी कार्य करते हैं। दोस्तों इसमें पुरस्कार के रूप में 10 लाख US$ की राशि के साथ साथ एक प्रशस्ति पत्र भी प्रदान किया जाता है। दोस्तों भारत के जो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने नोबेल शांति पुरस्कार पाया था तो वो थे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्हें 1913 में साहित्य के लिए नोबेल शांति पुरस्कार मिला था। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभी भारत सरकार ने किस देश के साथ व्यापारिक नियमों में बदलाव किए हैं। तो दोस्तों अभी भारत ने चाइना के साथ व्यापारिक नियमों में बदलाव किए हैं। इसके साथ ही साथ बात करें तो नेपाल और बांग्लादेश, इनके साथ भी व्यापारिक नियमों में बदलाव हुए हैं। अच्छा ये किस प्रकार के बदलाव हम इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। दोस्तों भारत सरकार ने क्या किया कि जो फाइनेंशियल रूल्स 1917 था उसमें संशोधन किया है, जिससे भारत के पड़ोसी देश जो चीन, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश हैं वे इससे प्रभावित होंगे। दोस्तों इस नियम के मुताबिक भारतीय सीमा से सटी जो कंपनियां हैं वो गुड्स और सर्विस की बोली लगाने के लिए तभी योग्य मानी जाएंगी जब वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से रजिस्टर्ड होंगी। अर्थात उन्हें गुड्स और सर्विस की बोली लगाने के लिए सबसे पहले उन्हें कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। दोस्तों इस समय बात करें, मैंने चाइना क्यों बताया, क्योंकि जो सरकारी खरीद है उसमें चाइनीज़ कंपनियों का बोलबाला है, और भारत सरकार की इस फैसले से सबसे ज़्यादा अगर झटका लगेगा किसी को तो वो देश है चाइना। तो मुख्य रूप से इसका जो प्रभाव पड़ेगा वो चाइना पे पड़ेगा। अब चाइना के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। दोस्तों चाइना की कैपिटल है बीजिंग, राष्ट्रपति हैं जी जिनपिंग, करेंसी है रेनमिनबी, और चीन अभी अपना पहला मंगल मिशन प्रारंभ कर रहा है जिसका नाम तियानवेन-1 है। और दोस्तों अभी चीन ने नई डिजिटल करेंसी DEEP लॉन्च की है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभी एक्टर विजय मोहंती का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वे किस क्षेत्रीय सिनेमा के प्रसिद्ध अभिनेता थे। तो दोस्तों ये उड़िया सिनेमा के एक प्रसिद्ध अभिनेता थे जो पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं, यही हैं विजय मोहंती, और इनका भी हाल ही में लंबी बीमारी के बाद देहांत हो गया। तो चलिए सबसे पहले हम उड़ीसा के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। दोस्तों उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर, मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक, राज्यपाल हैं गणेशी लाल। राज्यसभा में कुल सीटों की बात करें तो है 10, लोकसभा में कुल सीटों की बात करें तो है 20, कुल जिले हैं यहाँ पे 30। इसका गठन हुआ था 26 जनवरी 1950 को। इसके पड़ोसी राज्य हैं पश्चिम बंगाल, झारखंड, आंध्र प्रदेश,
तेलंगाना और छत्तीसगढ़। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभी भारत सरकार द्वारा चाइना के कितने और एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर तथा एप्पल स्टोर से हटा दिया गया है। तो दोस्तों अभी चाइना के 4 और एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल प्ले स्टोर से हटा दिया गया है। दोस्तों इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं कि अभी भारत सरकार ने चाइना के 4 एप्लीकेशन के लाइट वर्जन को, जिन्हें पहले बैन किया जा चुका था, लेकिन उनके लाइट वर्जन जो अभी भी गूगल प्ले स्टोर पे उपलब्ध थे, उन्हें स्टोर से हटा दिया है। दोस्तों ये ऐप्स हैं हेलो लाइट, शेयर इट लाइट, वीगो लाइट और BF बाय लाइट। दोस्तों इस सारे ऐप्स को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69A के तहत बैन किया गया है। दोस्तों भारत सरकार द्वारा ये बताया गया कि ये जो एप्लीकेशन है वे भारत की संप्रभुता, अखंडता और भारत की रक्षा के साथ साथ राज्य की सुरक्षा एवं सार्वजनिक व्यवस्था के लिए भी खतरा थे। वे यहाँ के डेटा को लीक करते थे और आपकी जो प्राइवेट जो जानकारियाँ हैं वो चाइना तक पहुँचाते थे, जिसकी वजह से भारत सरकार ने ये फैसला किया कि 59 चाइनीज़ ऐप को बैन कर दिया जाए। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभी अमेरिका के ह्यूस्टन स्थित किस देश की वाणिज्यिक दूतावास को बंद करने का फैसला किया है। तो अभी अमेरिका ने चीन के जो ह्यूस्टन में स्थित वाणिज्यिक दूतावास है उसे बंद करने का आदेश दिया है। अब ये आदेश दिया है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने। तो दोस्तों पहले इसके बारे में जान लेते हैं। इसकी कैपिटल है वाशिंगटन DC, राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, मुख्य न्यायाधीश हैं जॉन रॉबर्ट्स और करेंसी है US डॉलर। दोस्तों अमेरिका के इस फैसले के पीछे वजह की बात करें तो अमेरिका ने इसे बोला है कि जो चीन दूतावास है वो अमेरिका की बौद्धिक संपदा और निजी जानकारी को लीक करने का काम कर रहा था, जिसकी वजह से अमेरिका ने ये फैसला किया है। दोस्तों इसकी वजह से अमेरिका और चाइना के बीच टकराव और ज़्यादा बढ़ने का अनुमान है, क्योंकि वैसे भी अभी चाइना की जो विस्तारवादी नीतियां हैं उनके तहत जो उसके पड़ोसी देश हैं उसके साथ साथ अमेरिका और भी दूसरी जो बड़ी ताकतें हैं वो इसका सख्त विरोध कर रहे हैं, जिससे चाइना का अपने पड़ोसी देशों के साथ साथ अन्य दूसरे देशों के साथ भी टकराव चल रहा है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि सिंगापुर में भारतीय मूल की नर्स कला नारायण स्वामी को कोविड-19 महामारी के दौरान अग्रिम मोर्चे पर सेवा देने के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों जो पिक्चर में दिखाई दे रही हैं यही हैं नर्स कला नारायण स्वामी, जो कि भारतीय मूल की नर्स हैं और इन्हें अभी कोविड-19 महामारी के दौरान अग्रिम मोर्चे पर सेवा देने के लिए प्रेसिडेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अब सिंगापुर के बारे में हम देख लेते हैं। दोस्तों सिंगापुर की कैपिटल है सिंगापुर नगर, राष्ट्रपति हैं सेल्लपन रामनाथन, प्रधानमंत्री हैं ली सीएन लुंग, स्थापना हुई थी 29 जनवरी 1819 को और करेंसी है सिंगापुर डॉलर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में DRDO द्वारा भारतीय सेना में सटीक निगरानी रखने के लिए किस नाम से एक ड्रोन विकसित किया गया है। तो दोस्तों अभी भारत नाम से एक स्वदेशी ड्रोन DRDO द्वारा विकसित किया गया है। हम इस ड्रोन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो दोस्तों भारत और चीन के बीच चल रहे विवादों के बीच DRDO ने स्वदेशी ड्रोन भारत को सेना के लिए उपलब्ध करा दिया है। दोस्तों जो LAC पर अधिक ऊंचाई वाले इलाकों के साथ साथ पर्वतीय क्षेत्रों की सटीक निगरानी करेगा। दोस्तों इस ड्रोन को DRDO की चंडीगढ़ स्थित प्रयोगशाला में विकसित किया गया है। इस ड्रोन को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भी लैस किया गया है, जिससे यह दोस्तों और दुश्मनों में फर्क आसानी से कर सकता है। यह ड्रोन इस तरह से तैयार किया गया है कि यह ठंडे मौसम में भी कार्य करने में सक्षम है। दोस्तों ड्रोन अत्याधुनिक नाइट विजन की सुविधा से भी लैस है, जिससे घने जंगलों में छिपे इंसानों का भी पता ये लगा सकता है। दोस्तों इन खूबियों के साथ साथ इसमें एक बड़ी खूबी यह भी है कि यह रडार की पकड़ में आसानी से नहीं आता है।
अब दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं भारतीय वायुसेना की। तो दोस्तों भारतीय वायुसेना की स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर 1932 को। कुल सैनिक हैं 1,39,576। कुल विमानों की बात करें तो 1720 हैं। हर साल 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों इसका मुख्यालय है नई दिल्ली। आदर्श वाक्य नभः स्पृशं दीप्तम और प्रमुख हैं एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार भदौरिया। अब हम बात करते हैं इंडियन नेवी की। दोस्तों इंडियन नेवी की स्थापना हुई थी 1612 ईस्वी को। कुल सैनिक हैं 67,228। आदर्श वाक्य है सम नो वरुणा। युद्ध में इनका जो आदर्श वाक्य है वो है जय भारती। नौसेना दिवस हर साल मनाया जाता है 4 दिसंबर को और नौसेना प्रमुख हैं एडमिरल करमबीर सिंह। अब बात करते हैं हमें इंडियन आर्मी की, थल सेना की। तो दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1895 को। कुल सैनिक हैं 12,255 एक्टिव और 9,90,960 रिजर्व। कुल 136 विमान हैं। आदर्श वाक्य है सर्विस बिफोर सेल्फ और इसके प्रमुख हैं जनरल मनोज मुकुंद नरवाने। अब दोस्तों बात करते हैं डीआरडीओ की, जिसने ये भारत ड्रोन विकसित किया है। तो दोस्तों उसका पूरा नाम है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना हुई 1958 को। मुख्यालय इसका है डीआरडीओ भवन नई दिल्ली। प्रमुख है इसके डॉक्टर जी सतीश रेड्डी और वर्तमान में दोस्तों इसकी 51 लेबोरेटरीज हैं जो इलेक्ट्रॉनिक तथा रक्षा उपकरण बनाती हैं, जिसमें से एक चंडीगढ़ स्थित लेबोरेटरी ने इस भारत ड्रोन का विकसित किया है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभी भारत ने किस देश के साथ आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं की स्थापना के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो दोस्तों अभी भारत ने मालदीव के साथ आपातकालीन सेवाओं की स्थापना के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। अब ये समझौता किया गया है मालदीव के साथ। चलिए मालदीव के बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। दोस्तों मालदीव की कैपिटल है माले। धर्म वहाँ पे जो है वो इस्लाम धर्म। राष्ट्रपति हैं सोलीह। उपराष्ट्रपति हैं अब्दुल्ला जिहाद। यूनाइटेड किंगडम से स्वतंत्रता मिली थी 26 जुलाई 1965 को। संविधान इसका लागू हुआ 7 अगस्त 2008 को। करेंसी है यहाँ की मालदीवियन रूफिया। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभी WFDSA अर्थात वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन की एक रिपोर्ट के अनुसार प्रत्यक्ष बिक्री उद्योग इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है। तो दोस्तों भारत को प्रत्यक्ष बिक्री उद्योग इंडेक्स में 15वां स्थान मिला है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभी किस देश ने प्राइवेट स्पेस एजेंसी स्पेस एक्स की मदद से अपना पहला सैन्य उपग्रह लॉन्च किया है। तो दोस्तों अभी साउथ कोरिया ने प्राइवेट स्पेस एजेंसी स्पेस एक्स की मदद से अपना पहला सैन्य उपग्रह लॉन्च किया है। तो सबसे पहले हम स्पेस एक्स के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों ये एक प्राइवेट स्पेस एजेंसी है। स्थापना इसकी हुई थी 6 मई 2002 को। इसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया यूएस में। प्रमुख है इसके एलन मस्क और उद्योग है ये एरोस्पेस का। दोस्तों यहाँ पे जो उत्पाद है उसमें फैल्कॉन लॉन्च व्हीकल, ड्रैगन कैप्सूल्स, रैप्टर रॉकेट इंजन इत्यादि। अब हम बात करते हैं दक्षिण कोरिया की। दोस्तों दक्षिण कोरिया की जो कैपिटल है वो है सियोल। राष्ट्रपति हैं मून जे इन। करेंसी है दक्षिण कोरियाई वान और उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया को डिवाइड करने वाली जो लाइन है उसका नाम है 38th पैरेलल। इतना आप लोग इस क्वेश्चन से याद रखिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभी इंडियन मिलिट्री ने एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ध्रुवास्त्र का सफल परीक्षण किया। यह किस मिसाइल का अपडेटेड वर्जन है। तो दोस्तों ये नाग मिसाइल का अपडेटेड वर्जन है। तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। दोस्तों मेक इन इंडिया की मुहिम के तहत सेना की ताकत में इजाफा करने के लिए अभी मेक इन इंडिया एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ध्रुवास्त्र का सफल परीक्षण किया गया, जो कि नाग मिसाइल का अपडेटेड वर्जन है। अभी आपको मैंने बताया।
दोस्तों इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि इसे बिना हेलीकॉप्टर की मदद से अभी लॉन्च किया गया है, जो परीक्षण अभी 15-16 जुलाई को उड़ीसा के बालासोर में हुआ था। दोस्तों इसके बाद इसे भारतीय सेना को सौंप दिया जाएगा। इसकी मारक क्षमता की बात करें तो वह 4 किलोमीटर तक की है और इस रेंज में यह किसी भी टैंक को ध्वस्त कर सकती है। दोस्तों डीआरडीओ के अनुसार ध्रुवास्त्र जो है वो तीसरी पीढ़ी का टैंक रोधी मिसाइल है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में झंडा अंगीकरण दिवस कब मनाया गया है। तो दोस्तों अभी झंडा अंगीकरण दिवस मनाया गया है 22 जुलाई को। अब ये मनाया क्यों जाता है तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। दोस्तों हर साल 22 जुलाई को राष्ट्रीय झंडा अंगीकरण दिवस मनाया जाता है, क्योंकि आज ही के दिन 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में तिरंगे को अपनाया गया था। बात करें तिरंगे की दोस्तों तो इसकी लंबाई और चौड़ाई का कुल अनुपात है 2:3 और बीच में लगे जो चक्र है उसमें कुल 24 तीलियां हैं जो धर्म के 24 नियमों को बताती हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभी किसने मानवता के लिए गुलबैंकिचन पुरस्कार जीता है। तो दोस्तों ये जो पिक्चर में दिखाई दे रही है ग्रेटा थनबर्ग, इन्होंने ही अभी मानवता के लिए गुलबैंकिचन पुरस्कार जीता है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि अभी हाल ही में नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे कब मनाया गया है। तो दोस्तों अभी नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे मनाया गया है आपका 23 जुलाई को। अच्छा दोस्तों ये मनाया क्यों जाता है तो इसके बारे में आपको बता दूं कि दोस्तों इसी दिन 1927 ईस्वी को भारतीय प्रसारण कंपनी ने बंबई स्टेशन से रेडियो प्रसारण शुरू किया था। हमारा अगला क्वेश्चन है कि यूरोपीय संघ ने कोरोना महामारी से निपटने के लिए अभी हाल ही में कितने अरब यूरो का एक फंड बनाने की घोषणा की है। तो दोस्तों अभी यूरोपीय संघ ने कोरोना महामारी से निपटने के लिए 700 अरब यूरो का एक फंड बनाने की घोषणा की है। अब हम यूरोपीय संघ के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। दोस्तों यूरोपीय यूनियन अर्थात यूरोपीय संघ यूरोप में स्थित 27 देशों का एक राजनीतिक एवं आर्थिक मंच है जिसमें आपस में प्रशासन की साझेदारी होती है तथा जो संघ के इन सभी राष्ट्रों पर लागू होती है। दोस्तों यूरोपीय संघ का उदय 1957 में रोम की संधि द्वारा यूरोपीय आर्थिक परिषद के माध्यम से 6 यूरोपीय देशों की आर्थिक भागीदारी से हुआ था। दोस्तों यूरोपीय संघ ने एक साझा मुद्रा यूरो की शुरुआत की जिसे 15 सदस्य देशों ने अपनाया तथा इन देशों के बीच 11 संधि के तहत पासपोर्ट नियंत्रण भी समाप्त कर दिया गया। दोस्तों यूरोपीय यूनियन में कुल 500 मिलियन नागरिक हैं जो विश्व के जीडीपी का लगभग 31% योगदान देते हैं। दोस्तों वर्ष 2012 में यूरोप में शांति और सुलह, लोकतंत्र तथा मानव अधिकारों की उन्नति में योगदान के लिए यूरोपीय संघ को नोबेल शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने किसे एमडी और सीईओ के पद पर नियुक्त किया है। तो दोस्तों अभी हाल ही में एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने प्रकाश चंद कांदपाल, जो ये पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं यही है प्रकाश चंद कांदपाल, और इन्हें ही अभी जनरल इंश्योरेंस ने एमडी और सीईओ के पद पर नियुक्त किया है। चलिए सबसे पहले एसबीआई के बारे में देख लेते हैं। दोस्तों एसबीआई की स्थापना हुई थी 1806 कोलकाता में। सबसे पहले बैंक ऑफ कोलकाता के रूप में इसे स्थापित किया गया था। इसका हेडक्वार्टर है कॉर्पोरेट सेंटर मैडम कामा रोड मुंबई। इसके प्रमुख हैं रजनीश कुमार और यह सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष पाई मानक दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों प्रतिवर्ष पाई मानक दिवस 22 जुलाई को मनाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में पाकिस्तानी फिल्म जिंदगी तमाशा किन कारणों से चर्चा में रही है। तो दोस्तों अभी पाकिस्तानी फिल्म जिंदगी तमाशा ईश निंदा कानून के उल्लंघन के कारण चर्चा में रही है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में रिफ्यूजी इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट के अनुसार
कोरोना वायरस ने दुनिया में कितने लोगों के रहने का ठिकाना छीन लिया है? तो दोस्तों अभी रिफ्यूजी इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट के अनुसार कोरोना वायरस ने लगभग 16 करोड़ लोगों के आशियाने को छीन लिया है। हम इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, कोरोना वायरस क्या है जो इस समय इतना तेजी से पूरी दुनिया में अपना पैर पसार रहा है। दोस्तों ये कोरोना वायरस कई प्रकार की वायरस का एक समूह है जो स्तनधारियों और पक्षियों में बीमारियां उत्पन्न करता है। दोस्तों इसके कारण मानव में श्वसन तंत्र में संक्रमण पैदा होता है और इस संक्रमण में हल्की सर्दी जुकाम से लेकर अति गंभीर समस्याओं के साथ साथ मृत्यु तक भी हो सकती है, जो कि आप देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में मौत का आंकड़ा बहुत तेजी से बढ़ रहा है। दोस्तों इसकी रोकथाम के लिए अब तक कोई भी वैक्सीन नहीं बनी है। सारी दुनिया इसकी वैक्सीन बनाने के लिए लगी हुई है काम पे। कुछ जगहों पर तो ह्यूमन ट्रायल भी चल रहा है। इसका उपचार प्रतिरक्षा प्रणाली पर निर्भर करता है। इस चीज़ को समझिए कि आपकी जितना अच्छा इम्यून सिस्टम होगा, आपके अंदर उस रोग से लड़ने की उतनी ज़्यादा क्षमता होगी। अगर बात करें कोविड-19 की, तो ये इस कोरोना वायरस का ही एक पार्ट है जिसका नाम नोबल कोरोना वायरस है और WHO ने इसे कोविड-19 नाम दिया। दोस्तों अभी यह दुनिया में बहुत तेज़ी से फैलता जा रहा है और पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य, रहन सहन इत्यादि पर गहरा प्रभाव डाल रखा है। दोस्तों इससे बचने का एकमात्र फिलहाल में उपाय है, वो है सोशल डिस्टेंसिंग, जिसे आप सबके द्वारा सुनते हैं, चाहे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या विश्व का कोई भी स्वास्थ्य संबंधी कोई भी अधिकारी हो, कोई भी हो, वो यही कहता है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हेल्दी फूड का सेवन कीजिए और रोड पर मिलने वाले तले भने जो फास्ट फूड हैं उनसे ज़्यादा से ज़्यादा आप दूरी बना के रखिए। अब आखिरकार किस तरह से इस कोरोना वायरस ने 16 करोड़ लोगों का आशियाना छीना, उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं दोस्तों। तो रिफ्यूजी इंटरनेशनल रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 महामारी ने दुनिया भर के लगभग 16 करोड़ लोगों की आजीविका के साथ साथ उनके रहने का ठिकाना भी छीन लिया है। दोस्तों इस रिपोर्ट में बताया गया कि जो लोग भूखमरी, बेरोजगारी और आतंकवाद के कारण अपने घर को छोड़कर दूसरी जगह पर गए थे, तो इन्होंने जो घर छोड़ा था वो घर इनसे छीन लिया गया। और इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि कोविड-19 का खतरा इन्हीं लोगों पर ज़्यादा है। दोस्तों अगर संयुक्त राष्ट्र के एक बयान की बात करें तो उसके अनुसार शरणार्थी समुदायों की सर्वाधिक मौजूदगी वाले देशों में इस वायरस को पूरी तरह से फैलने में 2 से 4 महीने ही लगेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभी एसोचैम ने इलनेस टू वेलनेस पहल के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो दोस्तों अभी सेवलॉन के साथ समझौता किया है। हम सबसे पहले एसोचैम के बारे में जान लेते हैं। तो इसका नाम है भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल। इसकी स्थापना हुई थी 1920 में। यह भारत के वाणिज्य संघों की प्रतिनिधि संस्था है। वर्तमान में भारत की 1 लाख से अधिक कंपनियां इसकी सदस्य हैं। यह भारत की वाणिज्य एवं व्यापार के हितों की रक्षा के लिए कार्य करता है। इसके अध्यक्ष हैं बालकृष्ण गोयंका, सेक्रेटरी जनरल हैं सौरभ सान्याल। तो उम्मीद है दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे कोई भी वीडियो अगर मैं इस चैनल पे अपलोड करता हूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाया करेगी। धन्यवाद।